अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जो हमें लगता है कि ये फैसला कुन मोड़ है। इसके बाद या तो आर या पार। हम अक्सर अपने फ़ैसलों को डिले कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब कुदरत, टाइमिंग, जिस चीज़ में भी आप यकीन रखते हो, आपको अलाउ नहीं करती कि आप मज़ीद इसके ऊपर बस बैठे रहें और ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। उस पुश के आने का कुछ लोग इंतज़ार करते हैं, जबकि अक्सर लोग इसको अपने हाथ में लेके अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करना चाहते हैं। मुल्कों और कौमों के लिए भी ऐसे फैसला कुन जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान की जद्दोजहद में ऐसा ही एक मौका, एक टर्निंग पॉइंट 1940 में आया जब करारदाद पाकिस्तान पास की गई और उसके बाद एक लंबी स्ट्रगल, 7 साल की स्ट्रगल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का क़याम हुआ। लेकिन अगर हम इसी खित्ते में देखते हैं तो वादी कश्मीर में पिछले 72 सालों से भी ज़्यादा अरसे से ये जद्दोजहद जारी है और उनकी हक़ खुद इरादियत को आज भी सल्ब किया जा सकता है। अगर हम देखें कि जो क्राइसिस ब्रू हो रहा है, 23 दिन 24 दिन गुजर चुके हैं कर्फ्यू को वहाँ पे नाफिज हुए हुए, खुराक की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, लोग अपने घरों में महसूर हैं और ये आलम इंसानियत के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसी बहुत ही अहम इशू के ऊपर पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर मबसूल कराया और उनके खिताब में ये था कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब कश्मीर का भी इशू फैसला कुन मराहिल में पहुंच चुका है और यकीनन जो इस वक्त क्राइसिस है उसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार पर आती है कि किस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 लेके सिविल लिबर्टीज़ तो उनकी सेल्फ थी ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी आइडेंटिटी को भी छीनने की बात की गई और ये एक दो या कोई छोटी कम्यूनिटी नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर दुनिया को याद दिलाया कि ये 80 लाख कश्मीरियों की जद्दोजहद है और यकीनन पाकिस्तान उनकी पुश पे खड़ा है। पूरी दुनिया में इस वक्त यही बात की जा रही है कि अगर भारत समझता है कि आर्टिकल 370 की कोई इतनी तनकीद नहीं आनी थी या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी थी और यही लोगों की पुकार भी है, तो फिर क्या वजह है कि आज 23 दिन गुजर जाने के बावजूद इंडिया वहाँ पे जो कर्फ्यू नाफिज किया है उसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा। और सबसे ज़्यादा हेविली मिलिटराइज्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त बना हुआ है कश्मीर, जहाँ पे अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सैकड़ों हज़ारों वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स और पर्सनल और सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट के लोग मौजूद हैं। इसी पे बात करते हुए कल के खुसूसी खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आपको सुनवाते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पूरी दुनिया इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंडिया को जो लोग ये बावर करा सकते हैं, उस पर प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि वो दुनिया के कवानीन, इंसानियत के कवानीन को फॉलो करते हुए कश्मीर में जो अपना जुल्म है, बर्बरियत है, उसको रोके, इस वक्त लगता है कि वो खामोश हैं या फिर ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन्स देयर इज़ सम एक्शन ब्रूइंग। लेकिन एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कॉल फॉर एक्शन दी है एंड दिस इज़ स्पेशली गोइंग आउट टू ऑल द पाकिस्तानीज़ एंड द इंटायर वर्ल्ड जो बिलीव करते हैं कश्मीर कॉज पे और जो बिलीव करते हैं कि हर कम्युनिटी को, हर सोसाइटी को अपने फ्यूचर का फ़ैसला करना, अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला करना, अपने हाल के फ़ैसले करने का हक़ खुद होना चाहिए। इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी हैं, इस हफ्ते जुम्मे को हमारे पास एक कॉल फॉर एक्शन मौजूद है, यानी 12 से लेकर 12:30 बजे तक अपने घरों से बाहर निकलें और अपना एहतजाज, अपनी प्रोटेस्ट और अपना जो नज़रिया है वो दुनिया के सामने रखें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अ परफेक्ट नोट टू स्टार्ट टुडेज़ शो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll keep watching आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम अक्सर सुनते हुए ये बड़े हुए हैं कि वन मैंस गार्बेज इज़ अनदर गोल्ड, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया जब सस्टेनेबिलिटी की और वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं भी कर रही थी, तब भी वी हैड अ फाउंडेशन वर्किंग इन पाकिस्तान एट द पीक ऑफ इट्स इनोवेशन, जिसने ये चीज़ ईजाद की थी कि किस तरह ये कचरा वाकई आपके लिए सोना हो सकता है। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि जो कैंपेन थी, जो इनिशियल इनकी कैंपेन्स थी, उसमें बाकायदा गार्बेज कलेक्ट करने पर, यानी इनको अगर आप ड्राई अपना गार्बेज
योर वेस्ट देते थे तो उसके बदले में आप इनसे सोना लेके जा सकते थे. दैट वाज अ बिग आई थिंक इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटी. और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बात करूंगी, इंटरनेशनली इसको सराहा गया. यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क टाइम्स, एवरीबडी सेज दैट दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट सस्टेनेबल वे ऑफ एक्चुअली यूजिंग योर वेस्ट. आपने और मैंने बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव वीडियोस देखे होंगे इस वक्त ऑनलाइन जिसमें बात की जाती है कि देखिए जी साउथ अमेरिका कैसे करता है, ब्राज़ील में कैसे होता है. दे आर ट्राइंग टू मेक एनर्जी आउट ऑफ वेस्ट. ऑन द अदर हैंड मैंने कल ही देखा नास डेली में कि सिंगापुर के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो एक तरीका है, उनके पास इंसानोज हैं और वो सारा का सारा जो कचरा सिंगापुर क्रिएट करता है उसको जला दिया जाता है, उसकी हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो 10% ऐश बच जाती है उसको बाकायदा वो लेके जाते हैं एक आइलैंड की तरफ और वहाँ पे पानी में वेस्ट करते हैं, सो दैट द इंसानो इज एक्चुअली गिविंग आउट क्लीन एयर. क्या आपको पता है ऑल दिस इज़ पॉसिबल फॉर पाकिस्तान एज वेल. जिसको हम गार्बेज समझ रहे हैं, अपना दर्द सर समझ रहे हैं, ये हमारी मईशत को बहाल करने में काम आ सकता है. और इसी सिलसिले में जो हमारे पास इनोवेटिव काम हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स ओपन आवर आइज टू दैट. हमारे साथ मौजूद हैं नरगिस लतीफ़ साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का. ब्रिलियंट वर्क दैट यू बीन डूइंग फॉर ओवर 2 decades नाउ. मैम मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपकी कॉल फॉर एक्शन है, आपने कहा कि जी मईशत को बहाल करो, कचरे को इस्तेमाल करो, एंड वी वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ कम्युनिटी लेवल. मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसमैन इसमें कैसे अपना हिस्सा डाल सकते. गॉड ब्लेस यू. अच्छा, अब देखिए बात ये है, मैं अब सिर्फ एक बात बताती हूँ कि यहाँ अमेरिकन स्कूल है, वहाँ मैंने उनको एक ब्लूप्रिंट दिया था वॉल स्ट्रीट के लिए. गार्बेज एंड गोल्ड बैंक, एंड दे वर अगॉग. पूरा मैंने ब्लूप्रिंट दिया. अच्छा, उसके अलावा अमेरिका से कहा जाता है ये हमारी चांदी टेक्नोलॉजी के बारे में कि दिस इज़ अ हाई टेक इनोवेशन. अक़वाम मुत्तहिदा का मिस्टर किंग्सली यहाँ आता है, वो पूरा रिपोर्ट दिखाता है इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स को चांदी टेक्नोलॉजी के बारे में कि दिस इज़ वेरी वेरी वायबल. और मैं यानी मिस्टर किंग्सली ने कहा कि मैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढूंगा. जर्मन गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लगाता है हमारी टेक्नोलॉजी. वो अपने फिल्म मेकर को बेचता है जो 6 महीना पहले सिर्फ स्टडी करती है सही हमारे काम को. हाँ. और CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जजीरा, किसका मैं नाम लूँ. मैम देन व्हाई इज देयर सो मच गार्बेज इन कराची. गार्बेज भी है और उसके अलावा यहाँ बदहाली है, मईशत बैठी हुई है. एंड सेइंग मैं किसी गवर्नमेंट या किसी को नहीं दोष देती हूँ, यू एंड मी, बिकॉज हम अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हमें लगता है इस फोरम से मैं चाहती हूँ कि बिजनेसमैन, आपको अपनी मईशत को जारी रखना है, बिजनेस चलाना है तो ये ज़रा खोपड़ी को इस्तेमाल करें. और जो 25 साल से हमने इनोवेशंस की हैं, जिसमें सफाई कमाई बैंक है जिसका दूसरा नाम है गार्बेज एंड गोल्ड बैंक, चांदी टेक्नोलॉजी है और सिटी फार्म्स है, क्या क्या नहीं है ये जो इस किताब में है जी, वो आपके लिए तैयार है. आपको सिर्फ निवाला खाना है और मईशत को बहाल करना है. इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अब कचरे की बात नहीं करूंगी, मैं मईशत की बात करूंगी. सही. क्योंकि अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस करना शुरू किया विद गार्बेज वेस्ट मटेरियल से, तो आपको कोई भूखा भी यहाँ नहीं मिलेगा और गंदगी भी नहीं मिलेगी. So what you're calling अच्छा, एक for? और बात मैं आपको बताऊं कि आई एम नॉट द ओनली वन हु हैज डन वर्क फॉर इन कराची. मोइनुद्दीन हैदर साहब ने बहुत अच्छा काम किया व्हेन ही वाज गवर्नर ओवर हियर. उन्होंने एक लॉ निकाला कि आप गटर के पानी को आप अपने लॉन्स में डालेंगे और उसमें फ्रेश वाटर नहीं डालेंगे अपने लॉन में और पार्क्स में. इन्होंने 10-15 साल पहले ये कानून निकाला और आज दिन तक चल रहा है, हम उसके फायदे ले रहे हैं. मगर व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दैट? मैंने भी उनको अर्ज किया था, मैंने अखबारों में दूसरी जगह पे और भी मैंने काम किए वेट गार्बेज से. तो ये जो वेट गार्बेज है, गलाजत, आलाइशें, दूसरे तीसरे, दिस इज हॉर्टिकल्चर. कराची के अंदर आपको बेहतरीन किस्म का फ्रूट इसी गटर के पानी, इसी सब्जी के छिलके, इसी रॉटिंग वेस्ट से आपको मिलेगा. वेरी गुड फ्रूट्स, वेरी रेयर किस्म के हर्ब्स. अब तो मैंने एक और भी चीज़ सोची है कि ये जो तुलसी का पौधा है बहुत बेहतरीन है, हर घर में लगेगा. जस्ट बाय यूजिंग योर वेस्ट
लेकिन मैम मुझे तो मैं कहती हूँ मामले को सर के बल करो। अच्छा, दो चीजों को लेकर गार्बेज, we'll talk about improving the absolutely economy. आपने जैसे इकोनॉमी को सर के बल करो। When you were focusing on the garbage collection, जो आपने कहा कि मुख्तलिफ innovations में, इस innovative ideas में जो garbage इस्तेमाल होना था उसका dry garbage होना ज़रूरी था। So let's start from the basic. हमारे घरों में मैं देखती हूँ कि मैंने ये बात पहले भी अपने शो में कही थी कि we go internationally, हमें पता होता है कि जी ग्लास को अलग डब्बे में कचरे के डालना है, अगर आपने कोई खाने पीने की चीज़ है उसको अलग अलग जगह किया क्या कि वो कंपोस्ट है। हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने माशरे में इर्द गिर्द नहीं देख रहे, हम घरों में भी नहीं कर पाते। डू यू वांट दैट काइंड ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग आए लोगों में मैम? नो, नहीं। देखें, बंदर कामयाब नहीं होता है। लेट्स नॉट बिकम, हम लोग बंदर नहीं हैं। हमें ये खोपड़ी सबके पास है। सही। गोरों के पास भी है, हमारे जैसे कालों के पास भी है। यस सही, बल्कि शायद ज़्यादा है। लेकिन ये कि हम इतने एहसास कमतरी में मरे जा रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होता। हर बात के लिए अमेरिका क्या कर रहे हैं, जापान क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हें भी तो अकल है, 22 करोड़ की आबादी है, कहाँ गई तुम्हारी अकल? हर चीज के लिए बाहर देखते हो। इसलिए हमारी मईशत गिरी हुई, इसलिए हमारे पास कचरे का अंबार है, इसलिए हम तबाह हाल है। सो आपके ख्याल में सोल्यूशन में पहला स्टेप क्या है? सोल्यूशन ये है कि मईशत को बहाल करो, कचरे को इस्तेमाल करो, और उसके लिए गरीब अमीर सब आ जाए। आपने बात की मल्टीनेशनल, दूसरे तीसरे, मिसाल के तौर पे ये जो बैंक है एक नए तर्ज का बैंक है, जो मैंने आपको शुरू पहले ही बता दिया था कि मैंने ब्लूप्रिंट दिया किसके लिए, वॉल स्ट्रीट के लिए। दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक बैंक वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंकिंग आर सो कॉल्ड गार्बेज। जी। तो उस बैंक में क्या लिखा होगा, प्लास्टिक का ये रेट है, लोहे का ये रेट है, फलाने का ये रेट है, एंड इट विल वर्क लाइक अ मनी चेंजर। मनी चेंजर भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, राइट। उसी अंदाज में ये हमारा कबाड़ी जो है उसको हम ला रहे हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब क्या होगा कि मेन शारा फैसल और क्लिफ्टन पे बारबेक्यू नाइट, ये ऐसी जगहों पे उधर आपका ये बैंक लगेगा। इसमें एसी, साफ सुथरा, अकाउंटिंग मशीन, सब कुछ होगा जैसे एक बैंक होता है, और उसका एक सिस्टम होगा, और वहाँ पे वेइंग मशीन होगी। दैट विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल बैंक and this. हाँ. So basically you get your garbage converted into hard cash. Yes, and the factories will be making money. They'll get, उनको बहुत ज़्यादा सस्ता और साफ सुथरा खाम माल मिलेगा। तो हमारी मईशत saying कि आप अपने घरों में अपने कचरे को क्लासिफाई करें, उसको अलग अलग डब्बों में फेंकें, और फिर इवेंचुअली वही वाली बात जो मैम ने कहा कि जो जिस तरह भी इस वक्त आपका ट्रेडिशनल तरीका है टू डिस्पोज ऑफ दिस गार्बेज, यानी कोई कलेक्टर आता है, कहीं आप उसको फेंकते हैं, वहाँ तो सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। द आइडिया शी इज़ टेकिंग फॉरवर्ड इज़ कि अगर इसको किसी तरह हम एक एक्सचेंज पॉइंट पर ले जा सकें, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोग आपसे ये गार्बेज, सो कॉल्ड गार्बेज लेकर इसको कैश के जरिए आपको एक exchange of hands off. That is going to be the incentive that can bring in the glitch. Have you spoken to multinationals or companies over here, or investors for that matter, ma'am? Everybody wants, यहाँ डॉलराइजेशन है, बिजनेस क्या करता है यहाँ पे, डॉलर लेके जमा रखो, उसकी कीमत बढ़ गई तो पैसे बनाओ, ये तो हमारा बिजनेस है। दिमाग चलाओ, मेहनत करो, उस किस्म का बिजनेस लोग नहीं करना चाहते हैं ना, ये तो मुसीबत है। एंड गवर्नमेंट, हैव यू फाउंड द गवर्नमेंट टू बी इंटरेस्टेड? अभी ये मुझे सॉलिड वेस्ट वाले ने कहा था कि भाई एक प्रपोजल बनाओ, बना के दिया। इधर कान से सुना, दूसरी कान से लिफ्ट नहीं कराते हैं। So, in the final minutes of my show, ma'am, अगर if there's one call of action you would want to give, यानी आपकी आवाज़ अगर हम समझें कि इस वक्त इस्लामाबाद हाईएस्ट ऑफिसेस तक जा रही है, what is the one thing you want as help, as assistance, as support? सवाल ये है कि पहले दिमाग तो चलाओ। Why you sleeping? Why you snoring? क्यों आप सोए हुए हैं? उठो। और वही जो बार बार मैं अपना स्लोगन दोहरा रही हूँ, मईशत को बहाल करो, कचरे को इस्तेमाल करो, यही आपका ये क्या कहते हैं सोल्यूशन है टू ऑल आवर प्रॉब्लम।
वैसे इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कीप रिपीटिंग दैट, बिकॉज हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनली अपने आप को वायबल करना है, सो व्हाट इज़ इट दैट वी हैव टू एक्सपोर्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू दैट वी हैव। कभी लोगों की अपनी स्किल्स की बात करते थे कि लेट्स मूव टूवर्ड्स द सर्विसेज इंडस्ट्री मॉडल, दूसरी तरफ बात की जाती है कि जो हमारी ट्रेडिशनल फूड है, एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसी पर मज़ीद में इनोवेशन की जाए। लेकिन अहम बात यह है कि इफ़ वी ओपन आवर माइंड्स, देयर आर सो मेनी नॉन ट्रेडिशनल थिंग्स दैट यू कैन look at. If you have nothing, as ma'am has pointed out, even your garbage is gold. All you need is to be able to use your mind and your, थोड़ा सा अपना innovation का plug on करें और ये दुनिया को ज़रा एक नई नज़र से देखें. Thank you so much for being here. Once again, all the people who are watching this show, थोड़ी आपके इर्द गिर्द हैं जिनके लिए शायद थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और भागदौड़ करनी पड़ेगी, so that people take interest, but nothing is impossible. एक छोटा सा break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मिलो पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड पाकिस्तानी से। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इनको पार्कोर का शौक था। जितने लोग इसको जानते हों, बैक फ्लिप्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सीइंग समबडी वेरी सरियल। जी जनाब, अगर मैं आपको ना बताऊँ तो आपको बिल्कुल पता ना चले कि मशहूर आलम इज़ अ पाकिस्तानी एंड ही बिलोंग्स टू द रीजन ऑफ KPK। अस्सलाम वालेकुम मशहूर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम टोल्ड दैट यू आर नाउ बेस्ड इन LA, विजिटिंग पाकिस्तान फॉर 3 months। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द कंट्री। मुझे द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज़, हाउ डिड यू फाइंड योरसेल्फ इंटरेस्टेड इन द बैक फ्लिप्स एंड द रनिंग एंड द पार्कोर? हाउ डिड यू ट्रेन फॉर इट? I've already been interested in this art form. But first, when I started, I saw a documentary on Discovery Channel. It was called John Britain. So I watched that documentary, and I thought to myself, I was like, wow, this is possible with my body to do something like that, So that's when I first started it. Like, I started training from learning from YouTube videos. And then a parkour athlete. I mean, do you have a trainer in Pakistan? Is it all on your own? Did you watch? Did you self-train yourself, or did you have some guidance, somebody to guide you through it? I started as self-training myself from YouTube and everything. Like, I would watch Jackie Chan movies and stuff like that, and then I would figure it out, try to copy their moves. But later on, I started training at a martial arts academy here in Pakistan. But that was not mostly parkour. That was just like a taekwondo, I think a lot of people would be interested. Do tell us, how was the discovery made? I mean, here you were in Pakistan doing your own thing. How did you get discovered by a Hollywood actor or director? It has always been my own struggle, it's not like the opportunity was just presented to me. I had to grab it. Like, I had to pursue my dreams, and I had to follow it, and I had to believe in myself. So I've been struggling the entire time. Right now I just feel like it's barely the beginning, So and how was the experience itself? I mean, we just saw the trailer. The movie is looking amazing. It will be released next year, and it will be going to a variety of film festivals around the world. How was the experience of actually working with an international crew, doing what you do best, but doing your stunts yourself? You know what? Yeah, you know what? It felt like I was just hanging out. It didn't even feel like I was working, because the crew and the production was so friendly. They were treating me like a brother. Mostly they were so flexible. They would let me direct sometimes too, So it was all like a combination of everything and everybody's help. And I really appreciate their support and everything. But Mashood, when it comes to the action stunts, that's something that you're interested in. What about the acting bit? Did acting come to you naturally, or did you have to work on that? Yeah, I had to work on that because I did not have any acting skills. Like, my director, yeah, he struggled with that. He had to train me. I had to get coaching from acting coaches and everything. I did take few classes, but yeah, I got it to a point where, yeah, it's pretty natural.
And how welcoming do you find the international environment for Pakistani talent, be it be actors, be it be stuntmen, be it be gymnasts? Because if we look around, if we look at India, they seem to be very closed up about people coming from Pakistan and acting in their industry. What is the environment like in Hollywood? You know what? In Hollywood, all they look at is talent. You know, if you got a talent, they see it. They will choose you. They treat you equal to everybody, you know. So once they see that, yeah, you got something that you can offer to them, yeah, they will select you. They won't hesitate. So what sets you apart? Like, if you're really working on a career in Hollywood and if you want to continue pursuing it, what do you think is going to be your biggest strength and perhaps also something that you need to work on more right now? Do you mean as in my skills, like what I need to work on more? What is your biggest strength, or what? Do you think Okay. that's going to set you apart from all the other actors and talent there in Hollywood right now? Okay, right now what I got is my parkour skills. Like I'm pretty good at that, and I can also like choreograph fights and everything. So I got like some abilities that helps me in this. But the only thing I'm a little weak is in my acting, and that's what I'm gonna like focus on a little more. May I also ask you that what do you think is the future of parkour in Pakistan? Like, you're the second person I've come across. I've seen this really talented group from Balochistan who were a group of kids doing it together, and then I've learnt about you. What is the future for parkour in Pakistan? You know what? This sport is spreading pretty fast. It's spreading like virus around the world, you know. So yeah, I see there are a lot of really talented kids out in this country or anywhere in the world, you know. A lot of them are not, like, they haven't been discovered by public, but there are really, really talented kids and adults training this sport. So do you ever see, like right now, I know you'll be focused themselves on taking your movie career forward and you're based in LA, but do you ever see yourself coming back and perhaps making a foundation, helping more young people discover their talents, guiding them to become, more astute in parkour? Is that something on the cards ever? This is exactly what I want to do. I want to, once I become a little more financially successful out there in the United States, I want to come back here and I want to open my own gyms. Because when I started, we didn't have no facilities out here, and I had to injure myself a lot. Like, I had 15 stitches in my head. Wow. I broke my a lot of my bones and everything. So I don't want our generations to go through all that. I want to provide them a safer environment where they can train themselves better. Proper guidance is going to make all the difference. Thank you so much, Mashood, for being brave enough. I mean, the reason why I wanted to showcase your story over here is a lot of times we don't see our passions to be worth pursuing. There's so many dreams that die, and we keep assuming that, okay, maybe it's not really something that is going to make me stand out. But you've followed your dreams, and we need more voices from Pakistan at the international platform. So more power to you. We hope to see you shining bright, and inshallah, when you're next back in Pakistan, we'll get in touch with you again. So all the very best. For sure. Anytime. Thank you very much, man. Thank you so much. And that was Mashood. हमने इंतज़ार करना है जी इनकी मूवी का। पार्कोर से इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जो इन्होंने अपने लिए सलाहियतें का इंतखाब किया, और उसमें इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इवेंचुअली यू कैन सी दैट ही वाज एबल टू गेट हिज लकी ब्रेक इन हॉलीवुड। अब देखना ये है कि इनकी मूवी कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन इस वक्त हुआ है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक विद आवर बिग डिस्कशन। सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज मेरे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इशू है, और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है इसमें मोमेंटम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में, इस कॉन्वर्जेसन में शामिल हुई है, बिकॉज़ ये घर घर की कहानी है। और आज हम सास बहू की बात नहीं कर रहे, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड में हमने सारी चीज़ों का महवर सिर्फ इस बात को बनाया है कि बच्चा बस पढ़ ले। हम हर बच्चे को, बल्कि हर इंसान ने अपने हमारे
हमारे माशरे में ये जुमला ज़रूर सुना है कि तुमसे एक ही काम तो कहा है कि पढ़ के दिखा दो, एंड वी हर्ड इट इन आवर जनरेशन, एंड एक रट्टू तोते की तरह यही मैसेज हम अपने बच्चों को और आगे भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये नज़र आता है कि पहले ये जो रेस थी वो फिर भी हमारे या तो आसाब स्ट्रॉन्ग थे या हमारा जो कंपैरिजन होता था सिर्फ अपनी क्लास में, सिर्फ अपने शहर में होता था। नाउ विद वर्ल्ड क्लास डिस्टिंक्शंस कमिंग इन, आप सिर्फ ये बात नहीं करते कि 6 या 7 A's आपने लेने हैं या एक सर्टन परसेंटेज आपकी आ जानी चाहिए। वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस, टॉप इन पाकिस्तान, टॉप इन द वर्ल्ड, उसकी बाकायदा सेरेमनीज़ होना। वी डू नो, हम अक्सर जब सेलिब्रेट करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर बच्चे हैं, क्या आप जानते हैं कि इस चीज़ से मुतासिर होकर, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन जब हमने ये रिकॉर्ड बनाया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ A's इन O लेवल्स या A लेवल्स, उसके बाद दुनिया में 2 जगह ये बाकायदा वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि somebody committed suicide बिकॉज वो भी इसी तरह का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे और वो नाकाम रहे। तो बच्चों पे इतना प्रेशर कि हम कामयाबी या नाकामी उनके ग्रेड से जांचते हैं, फिर उसके बाद इस पे हमारा फोकस नहीं होता कि वो खुश हैं या नहीं। उनकी ज़िंदगी में जितनी उनकी एक्साइटमेंट की चीज़ें कि वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, कोई ख़ास खिलौना चाहते हैं, कोई वेकेशन पे जाना चाहते हैं, वो इस बात पे मशरूत होती है, इस बात कंडीशन पे हम लगा देते हैं कि पहले ग्रेड्स अच्छे लेके आओ। सो दिस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो सिस्टम अपने घर में बनाया है, इससे उनकी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ रहा है, दैट इज़ आवर टॉपिक टुडे, एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल टू डिस्कस इट, पीपल हु आर रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, टू द field of education and of course the everyday life। यानी as media people we observe कि ये जो फिर बच्चे हैं जो as product बन के फिर employment sectors में आते हैं या इनसे हमारा जब आमना सामना होता है तो what are we noticing about them, उनकी personality में हमसे क्या मुख्तलिफ है। So let me introduce my panel to you। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान फारूकी, और an educationist। Thank you so much अरसलान for being here। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हुमैरा आफान, माहिर नफ्सियात हैं। Thank you very much। And last but definitely not the least, फ़हीम खान is also with us। क्या हाल है फ़हीम? अल्लाह के शुक्र, आप खैरियत से? मुझे बताएं कि आजकल माँ बाप ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस हो गए हैं या हमारे अम्मी अबू भी ऐसी थे? नहीं, एक्चुअली ये बात तो सही है, लेकिन ये शुरू करने से पहले अभी इससे पिछले सेगमेंट में आप मशहूद आलम साहब से बात कर रही थी, तो आपने हमारा आइल्स का टेस्ट लिया, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो एजुकेशन वहीं से शुरू हो गई थी, उस सेगमेंट से ही आपने इंट्रोड्यूस इस सेगमेंट में आके करवाया। बड़ी मुश्किल हो गई थी समझने में, लेकिन बहरहाल। और 5 सितंबर को आपको बताऊं वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी मनाया जा रहा है, और 6 सितंबर को भी हम छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह, डिफेंस डे मनाएंगे। तो ये सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो आपने एक्सप्लेन किया था कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जो बेचारे 47 हैं वो क्या करें, उनके लिए कौन सा सिस्टम है। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इस पर बहुत ज़्यादा मीडिया में स्पेशली बात हुई है, काफ़ी सरहद के इस तरफ भी उस तरफ भी मूवीज़ भी बनी है इस पे, और डिबेट भी रहती है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो हमारा बड़ा ही गलत है ओवरऑल। तो जिस हिसाब से आपने ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, उससे क्या ले, अब एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अब आप एक टीचर रखते हैं, सब सब्जेक्ट के लिए एक टीचर भी नहीं है, फिर एक स्टूडेंट के ऊपर अल्टरनेटिव नहीं समझ आता। देखिए हम सारे के सारे तनकीद करते हैं ग्रेड सिस्टम पे, एंड अरसलान मे बी यू कैन आल्सो पिच इनटू दिस, लेकिन ये नहीं समझ आता कि देखें जब वो बच्चा निकल के वर्क एनवायरनमेंट में जाएगा तो जिस फॉर एग्जांपल अगर वो जॉब सिचुएशन में जाना चाहता है या हायर एजुकेशन को परस्यू करता है, तादाद बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम सीटों की होगी, तो उन सीटों के लिए किसको क्वालिफाई करें अगर तो ग्रेडिंग सिस्टम ना हो। नहीं, आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो फिर आप उन माशरों की तरफ देखें ना जो सक्सेसफुल है। अब आप जापान से गाड़ियां तो मंगा लेते हैं, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं पसंद, जहां पर एक सर्टन एज तक, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन कोई प्राइमरी क्लासेस हैं 5th स्टैंडर्ड तक, वहां पर कोई पढ़ाई ही नहीं होती, सिर्फ सिविक सेंस पढ़ाया जाता है। और माशाल्लाह से जब हम पढ़ा करते थे तब तो सिविक के नाम से एक सब्जेक्ट होता था, पर अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम सब में सिविक सेंस आ गया, अब सिर्फ गाड़ियां होती हैं सिविक के नाम की, अब सिर्फ गाड़ियां निकल गया, वो भी पहुंच से बाहर होती जा रही है। जबरदस्त सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसे निकालने के बाद से अब आप देखें हालात क्या हो गए। सीरियसली मुझे लगता है ये तो कोई मुनज़्ज़म कोशिश थी हम में इंतशार बर्पा करने की, क्योंकि आज भी अगर जाएं, जैसे सिंगापुर की मिसाल दी जाती है जिसको दुनिया की फाइन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ें जो आप और मैं आदत से मजबूर होकर करते हैं उस पर वहाँ पे फाइन लग जाता है। जैसे च्युइंगम खाना, वो आपको सिखाते, तमीज़ सिखाते हैं कि जी जब ट्रेन आके स्टेशन पे रुकती है ऐसा नहीं होता कि आपने उसमें घुस जाना है, आपको पहले साइड पे खड़े होना है, उन पैसेंजर्स को जगह देनी है जो स्टेशन पे उतरना चाहते हैं। बट कमिंग बैक, मेरा एक स्कूल एटलीस्ट मैं कराची में ऐसा ज़रूर जानती हूँ जिसने ये कोशिश की कि 8वीं जमात तक बच्चों के कोई टेस्ट नहीं लिए जाएंगे और उसके बाद 9th ऑनवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने GCE या O लेवल्स करना है तो उनके टेस्ट होंगे। लेकिन उसका नतीजा उलट देखा, यानी जिन बच्चों को आदत थी हमारे जैसे लक्कड़ हजम पत्थर हजम बचपन से टेस्ट दे रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, आए मार्क्स नहीं आए नहीं आए,
8th क्लास के बच्चों को बाकायदा पैनिक अटैक्स, बाकायदा एंजाइटी होने लगी क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी टेस्ट देखा नहीं था। अब क्या किया जाए? इस मामले में आई थिंक पेरेंट्स के साथ भी बड़ा ये प्रॉब्लम 8 से पहले रही है कि टेस्ट नहीं हो रहे, एग्जाम नहीं हो रहे। yes. बच्चे खुश थे कि एग्जाम नहीं हो रहे, टेस्ट नहीं हो बच्चे रहे, खुश थे, पेरेंट्स ना खुश थे। उसमें पैनिक अटैक्स पेरेंट्स को पड़ते थे। अब वो 8th 9th के बाद सीन जरा चेंज हो गया। अब वो पैनिक अटैक पेरेंट्स का डबल हो गया और बच्चों में एडिशन आ गया बिकॉज दे weren't prepared। सो ये चीज़ अगर आप थोड़ी थोड़ी शुरू से इनकलकेट करना शुरू कर दें टू प्रिपेयर देम फॉर एन असेसमेंट, फॉर एन एग्जाम, फॉर अ फेलियर ऑल्सो, फॉर सक्सेस ऑल्सो। असेसमेंट एग्जाम इज़ नॉट जस्ट आपकी मेमोरी की रोट लर्निंग देखना, इट्स ऑल्सो बेंच मार्क टू टीच द किड्स के इट्स ओके। लाइक इतने बड़ी अच्छी बात बोली आपने, कही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आते, बट व्हाट अबाउट बाकी जो 47 बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनका क्या बनेगा? मोर इम्पोर्टेंटली देखिए, लर्निंग का अपना प्रोसेस, इट्स काउंटर इंट्यूटिव। वाई? बिकॉज सीखने का अमल है ना, जब आप उसको एक रेस, एक ग्रेडिंग सिस्टम में डाल देंगे तो सीखने का अमल रुकता है। हालांकि इंसान सीखता सबसे ज़्यादा अपने मिस्टेक और फेलियर से। अरसान, वाई डू यू थिंक हम इंसानों में, ख़ास तौर पर हमारी जो यंगर जनरेशन है, उसमें फेलिंग को एक हवा बना रहे हैं? यानी यू शुड नॉट फेल, दाउ शैल नॉट फेल, ये हमारी सीख है उनके लिए। ये एक्चुअली चीज़, ये जो ट्रेंड है ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि टॉप 3 में आपको रहना है, फेल नहीं होना है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आर इनटू प्ले, द फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, और दूसरा ये कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब उनकी इनटेक होती है दे टेक द टॉप ग्रेडर्स। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन ये देखी गई है कि जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे दे आर नॉट नेसेसरली गुड प्रेजेंटर्स एज वेल। वो फेल कहाँ पे होते हैं? वो ग्रेड्स लेके चले जाएंगे, वो आपको ओ लेवल, ए लेवल में ए स्टेरिक्स भी मिल जाएंगे। जब वो यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे लिखने की बात आती है या इवन इंटरव्यूज़ होते हैं, जब एम्प्लॉयर्स के पास ये बच्चे पहुंचते हैं तो उनमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ, जो हमारी इस रीजन में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ग्रेड्स पे इतना फोकस किया कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं हो सका। सो दिस इज़ सो ट्रू। पता है, मैंने ए स्टार्स की आप बात कर रहे थे, डिस्टिंक्शन होल्डर्स, एंड दिस इज़ नॉट मेंट टू पुट देम डाउन, लेकिन मैंने उनको अपने शो पे बुलाया। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वर लैकिंग। यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अच्छा ये बच्चा इतना ब्रिलियंट है, इतना स्मार्ट है, तो चलो इससे इसकी हॉबीज़ के बारे में पूछो। उसकी कोई हॉबीज़ ही नहीं थी, उसको अम्मी का सिर्फ डंडा पड़ता था कि तुमने ए स्टार लेके आना। वो भी जनरेशन गैप की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स जो एक एज तक तो ये रहा उनको कि नहीं सिर्फ ग्रेड्स ही इज़ एवरीथिंग। और बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है या एक्स्ट्रा करिकुलर में है, म्यूज़िक में है, आर्ट्स में है, वो नहीं है तो तुम क्या मिरासी बनोगे, या तुम क्या स्पोर्ट्समैन बनोगे, पैसे कैसे आएंगे? मुझे आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन को करिकुलर। सो अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ एक ही शिकायत हमारी घर वालों को मिलती थी कि इनको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है, तो यानी ये इनको चाहिए फोकस, और आज तक वो फोकस की लड़ाई चली जा रही है। लेकिन फ़हीम, आपको नहीं लगता कि अब देखें, हमारे ज़माने इसलिए कहती हूँ कि हमने शायद 20वीं सदी की एजुकेशन हासिल की थी ना, मिलेनियम, उसके बाद टर्नओवर हो गया। तो जब हम स्कूल में थे, पिछले सदी का किस्सा है, सदी हो गई माशाल्लाह, तो you are still looking so young, माशाल्लाह। Thank you. I am 120 years old. I still maintain myself well. मैं ही कह रही थी कि why is it कि आज की दुनिया में हमसे तो लोग कहते थे ना कि अगर किताब नहीं पढ़ी तो नॉलेज नहीं होगी। आज का बच्चा कहता है मैं हर चीज़ तो 3 सेकंड में गूगल कर सकता हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्या है? इसका क्या जवाब दिया जाए? नहीं तो आप गूगल को किताब का नाम दे दें, किताब को गूगल का, बात तो पढ़ने की हो रही है, वो गूगल से पढ़ ले। हाँ, पर जहाँ अभी बात हो रही थी, हाँ, पढ़ने की बात है सिर्फ कि आपने पढ़ना है। हाँ, और अभी बात हो रही थी कि जी आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट नाम का जो एक मजाक हो रहा है, हाँ, वो क्या है? हाँ, कि आप जब टॉप ग्रेडर्स ही उठा रहे हैं तो फिर उनका टेस्ट क्यों ले रहे हैं? और अगर आपने टेस्ट को ही एक वो बना लिया है पैरामीटर कि आप ये क्लियर करेंगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, तब आपको ये फैसिलिटीज क्यों मिलेंगी? और ये है लैक ऑफ ट्रस्ट। मैंने इसको बकायदा एक, आई थिंक अरसलान वाज देयर, हमने कहा कि जी इतनी चीटिंग और पता नहीं बाकी मामलात हो रहे हैं कि जो बच्चा अगर मैट्रिक में जेन्युइनली आके कहता है कि जी मैंने 80% लिया, कॉलेज उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मेरा टेस्ट दो तो पता चलेगा तुम कितने काबिल हो। तो ये हम जो बार बार, एंड इमेजिन द प्रेशर, पहले पेरेंट्स पे प्रेशर, फिर बच्चे पे प्रेशर कि एक टेस्ट से फारिग हो तो अगले की तैयारी करे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ प्रेशर की बात हो रही है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा अलमिया और एक अफसोसनाक बात ये है कि अगर आप गौर करें कि हमारे सोसाइटी में रहने हुए बच्चों की तादाद रोज बर रोज बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है। उसमें मुख्तलिफ प्रेशर हैं। उसमें प्रेशर ये है कि आप शहर में रह रहे हैं, खासतौर पर हम शहर के रहने वाले लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंज है।
उन एज ग्रुप के बच्चों को जो एडोलेसेंट है उनको संभालना। अगर उसके क्लास में मोबाइल यूज हो रहा है, टैब यूज हो रहा है, या वो कंप्यूटर यूज हो रहा है, या कंप्यूटर, आप उसको इस सब चीजों से रोक के उसको कहें कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और कुछ ना करें आप, तो ये प्रेशर भी एक होता है और उसके लिए फिर वो रास्ता बनाता है, उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं दी जा रही होती है। और दूसरी बदकिस्मत ये भी है कि स्कूलों में टीचर्स की भी कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं की जाती जिनको सिर्फ हायर किया जाता है। वो भी एक प्रेशर है कि वो खुद किसी ना किसी मसाइल का शिकार होके बच्चों की साइकोलॉजी या मेंटालिटी को ना समझते हुए उनको अपने तरीके से हाँकते हैं, अपने तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं। अली, वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू हैव रेज़, बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करके पॉइंट रेज करना है, इस पे बात करते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ जो उन्होंने कहा ना कि प्रेशर बिल्ड करना, ये अर्बन सोसाइटीज़, वाकई ये सही कह रहे हैं। शहरों में देखिए, बाकी तो पाकिस्तान इतना डाइवर्स, इतने प्रॉब्लम्स का हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है कि अलग अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन एक बात वाकई कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग इस फोरम पर बैठ के कहेंगे कि हाँ बच्चों का ग्रेड मैटर नहीं करता, लेकिन अपने घर जाके अपने बच्चे को फिर हमने उसी तरह डांटते हैं कि ए लेके आओ। अरसलान, ये जो हमारे कॉल और फेल में तजाद है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें अगेन इट कम्स डाउन टू हाउ एनलाइटेंड यू आर एज अ पेरेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में वही रैट रेस तो है, और अगर कोई ना चाहते हुए भी कि बच्चों का नहीं डजेंट मैटर, बैक ऑफ द माइंड वो ज़रूर जहन में होगा कि इसके फलां के बच्चे ने ए स्टेरिक और एज लिए हैं, तो मेरा बच्चा बीद और सीज पे तो नहीं आना चाहिए। यानी आपका बच्चा आपका पर्स क्यों है? जैसे हम देते हैं ना, पार्टी में जाते हैं तो अपना पर्स शो ऑफ करते हैं, अपने कपड़े शो ऑफ करते हैं, यानी बच्चे का ग्रेड, व्हाई डज इट नीड टू बी अ फेसबुक अपडेट? पहले तो ये बताएं हमारा। आपके पास अब अपना कुछ शो ऑफ करने के लिए नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअल बैग, व्हाट डू यू शो ऑफ अबाउट? द नीड टू शो ऑफ एंड द नीड टू टेल एंड अनाउंस एंड एग्जैजरेट, और वो एक इतना बड़ा पर्सोना बनाना इज सो ह्यूज इन पीपल। अगर आपकी अपनी कोई स्किल नहीं है, अगर आप किसी स्किल, एंड स्किल के ऊपर ही मैं बात करूंगी कि आपकी अपनी कोई स्किल नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर ही बोस्ट करेंगे, बिकॉज यूजुअली यू आर प्रोजेक्टिंग अ लॉट ऑफ योर मटेरियल ऑन टू द चाइल्ड। हाउ टॉक्सिक इज दैट कि हमने अपनी खुशी के लिए बच्चे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी आपके अधूरे ख्वाब बच्चा पूरा करे। एग्जैक्टली, बिकॉज आपके टाइम पे आपका अधूरा ख्वाब वाज, एक तो टाइम भी फर्क था, अब आपने उस बच्चे के ऊपर इतने ज़्यादा प्रेशर्स और डाल दिए सिवाय पढ़ाई के कि वो टाइम पे सोई भी, फिर उसकी डाइट भी ठीक हो, फिर उसका वेट भी बराबर हो, उसकी लुक्स भी ठीक हो। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, फहीम जो अभी कह रहे थे कि पहले 3 आ जाएं, उसके बाद अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो बाकी 27 क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, वो बाकी 27 कहीं गायब हो गए गधे के सर पे सींग की तरह, क्योंकि जब बच्चा अपने वालिदैन से पूछता है कि आप पढ़ाई में कैसे थे, हर वालिदैन का ग्रुप फर्स्ट आता था, तो भाई बाकी लोग क्या कर रहे थे उनकी क्लास में? ज्यादा आई थिंक क्लास में वही बच्चे एंजॉय भी कर रहे होंगे। नहीं, वो पढ़ाई पे कोई पेरेंट कहता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई में कमजोर था। वो बच्चों पे इंप्रेशन की है ना कि भाई अगर हम कमजोर थे तो फिर बच्चे कहेंगे आपके भी तो 60% आए थे मैट्रिक में। इसी चीज़ को देखते हुए जैसे आई वेंट टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज एज वेल, वहाँ हमने ये देखा कि जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनको 10 साल लग गए सेटल होने में, क्योंकि वो ग्रेड्स तो ले गए, लेकिन जब वो मार्केट में गए दे वर नॉट एबल टू प्रेजेंट देयर आइडियाज प्रॉपर्ली। जो बच्चे बैक बेंचर्स थे वो इंस्टेंटली 5 साल के अंदर दे रोज टू द टॉप बिकॉज दे वर स्ट्रीट स्मार्ट एंड दे हैड नथिंग टू लूज। यानी वो बेचारा तो जो फर्स्ट आया उसका फिर इंप्रेशन भी है, फिर उसको कई दफ़ा मैंने ये देखा है वो इस मुगालते में भी पड़ जाता है कि नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लूँ, मुझे किस कंपनी को ज्वाइन करना है। ये बेचारा पहली नौकरी ले लेता है क्योंकि उसको पता होता है भाई ये मिल रही है गनीमत है। फिट कर देते हैं कि फर्स्ट ने आपने ये करना है कि उनके लिए ऑप्शंस कम हो जाते हैं। बट टॉकिंग अबाउट स्किल्स, व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि खाली ग्रेड्स के अलावा आपने इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की। किड्स हैव टू हैव ग्रेड से हट के कोई स्ट्रेंथ, कोई स्किल जो कल को अगर उनका ग्रेड ना काम आए वो उस स्किल की या उस स्ट्रेंथ की बेसिस के ऊपर कुछ जिंदगी में आगे कर सके। दे मे बी गुड कुक्स, दे मे बी गुड सिंगर्स, दे मे बी गुड यू नो चेस प्लेयर्स और एनीथिंग, उसी से उनकी फेम निकल सकती है। नहीं, और ये जो एहसास है कंट्री, जो एहसास है अपनी खुदी का कि मैं क्या हूँ। कई लोग ये भी फील करते हैं कि भाई मुझे तो सब लोग अबैंडन कर देते हैं, मेरे घर वाले अबैंडन कर देंगे, अच्छा ग्रेड नहीं आया, दोस्त अबैंडन कर देंगे, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे। टिश्यू पेपर से याद आया जी, हम बात करेंगे आज रोज पेटल की, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इश्यूज दैट यू हैव इन पाकिस्तान एंड दे यूज द सॉफ्ट टच टेक्नोलॉजी। वैसे टिश्यू से मेरी बचपन की यादें ज़्यादा है, क्योंकि आखिरी आवाज़ जो स्कूल की वैन में बैठने से पहले आती थी वो अम्मी की ये होती थी कि टिश्यू फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया है या नहीं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हैव फॉरगॉटन दीज वैल्यूज़। अच्छी बात यह है कि लंच बॉक्सेस में अभी भी पाया जाता है, बच्चों की पॉकेट्स में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डांट उन बच्चों को पड़ती है जो अपना मुँह, अपनी नाक, अपनी
आस्तीन से साफ करते हैं, वापस जब घर आते हैं ना तो अम्मा से बड़ी डांट पड़ती है। बट बहरहाल मेक यूज़ ऑफ गुड हैबिट्स, ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा होनी चाहिए। स्कूल्स में एम्फसाइज करते हैं, पेरेंट्स एम्फसाइज करते हैं मेक गुड यूज़ ऑफ टिश्यू पेपर्स, रोज पेटल टिश्यू पेपर्स। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कि जी बच्चों पे प्रेशर कितना हद तक मुनासिब है, कितना नहीं है। अच्छा, कई माँ बाप ये भी कंप्लेन करते हुए या ये नारा लगाते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमारे साथ भी तो हुआ, हम तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। हमारा सबसे पहला सवाल, ये पेरेंट्स नॉर्मल हैं जिनके साथ इतना प्रेशराइज चाइल्डहुड गुजरा है? आई थिंक वो अपना ही गुस्सा निकाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। सीरियसली दे जस्ट कांट डिटैच फ्रॉम दैट एक्सक्यूज मी अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। अगर हमारे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। हाँ। वो एक फॉर्मूला ही खाली उनको वही पता था, which was very safe to apply onto the child. पेरेंटिंग का एक मॉडल है हमारे यहाँ जिसमें हम समझते हैं कि बच्चे का इखलाक, चाहे वो भी, उस पर भी अब थोड़ी सी वैल्यू खत्म हो गई है। जिस तरह के हमारे घर में अक्सर कहा जाता है बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ा लो तुम्हें, लेकिन मेहमान आए तो खुद ही कहना पड़ता है बेटा आंटी को सलाम करो। ये चीज़ आप खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते। लेकिन एक कामयाब पेरेंट की निशानी ये समझा जाता है कि उसके बच्चे के कितने एज आए हैं। अरसलान, हाउ कैन वी चेंज दिस? अगेन बैलेंस इन लाइफ। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो एक तरफ नहीं हो पा रही, या तो वो कहते हैं ग्रेड से फोकस करो, पर्सनालिटी पीछे चली जाती है। कल्चरल वैल्यूज़ पेरेंट्स में नहीं रहे तो बच्चों में कैसे कम्युनिकेट होंगे, ये एक सबसे बड़ा डिलेमा आ गया यहाँ पे। अब बेसिक्स एग्जांपल है द प्लेस दैट आई रन। हमने कोशिश की कि पेरेंट्स को ये बताया जाए कि टेस्टिंग हम भी जूनियर ग्रेड्स में नहीं करना चाह रहे थे, या हमने होमवर्क प्रेशर कम से कम रखने की कोशिश की, तो उस पर एकदम एक फ्लेयर अप हुआ पेरेंट्स की तरफ से कि आप जो हैं वो लोड क्यों कम कर रहे हैं, हमें तो बच्चा बिजी चाहिए पूरे हफ्ते, क्योंकि देन वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स टू मेक हिम बिजी। तो वो पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे, तो वो चाहते हैं बच्चा पढ़ता रहे, असाइनमेंट्स करता रहे, एग्जाम में बिजी रहे और वीकली हर वक्त तैयार रहे पढ़ने के लिए। एक पैसा वसूल कॉन्सेप्ट आ गया फ़हीम। हमें लगता है कि हम स्कूल की अगर फ़ीस दे रहे हैं तो हमें नज़र आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चा हर वक्त टेस्ट करता रहे, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में बिजी रहे, बच्चा बार बार आके कहे कि मुझे इस टेस्ट की तैयारी करनी है, अब ये होमवर्क करना है। इज़ दैट व्हाट वी वांट? हमें तो यही चाहिए, बीइंग मतलब एज अ पेरेंट हमें यही चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि जेलसी फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पड़ोसी का बच्चा आगे कैसे निकल रहा है, और इसे जज करने के लिए 90% लोग जो पैरामीटर्स फिक्स करते हैं वो है अंग्रेज़ी। अगर हमारा बच्चा अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा है तो हमारा बच्चा आगे बढ़ा है, जबकि मेरे ख्याल में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब से ज़्यादा बेहतर कौन अंग्रेज़ी बोल सकता था। उनका तो एक्सेंट भी ऐसा था कि जो उर्दू प्रॉपरली नहीं कहते थे, फिर भी हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, पर हम जज करेंगे कि बच्चा अंग्रेज़ी कैसी है। भले वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, इखलाक में अच्छा ना हो, घर में कोई मेहमान आए उसे सलाम करना उसे ना आता हो, झगड़े करता हो, बच्चों के साथ लड़ता हो, लेकिन अंग्रेजी में ये सब कर ले। अच्छा, हम खुश हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे इस इशू को उठाने का मकसद भी था कि एक बच्चे की बहुत ज़्यादा और रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। चले आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन है बतौर एडल्ट के या उसके पेरेंट होने के कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, जो आपके तहत उसको ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जो उसकी उठान है, जो उसका बचपन है, ही नीड्स यू इमोशनली, यानी आप उसके दोस्त बने, उसके साथ क्लोज हों, उसको चीज़ों को समझाएं। वहाँ पे जो एलिमेंट है पेरेंटिंग का वो भी मौजूद है या नहीं, इस पे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस से बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आप भी आपके ये चैनल देख रही हूँ आज बच्चों के एजुकेशन के हवाले से है। इसमें आप लोगों ने कहा कि वालिदैन बच्चों पर दबाव डालते हैं कि फेल नहीं होना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए। तो अगर थोड़ा सा पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को कि आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आए या आपने फेल नहीं होना, तो ये तो अच्छी बात है ना कि मतलब उनको मतलब हम रियलाइज करवा रहे हैं कि नहीं आपने पढ़ना है, आप स्कूल आप हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारे स्कूल की ना बहुत एक्टिविटीज हो गई हैं। मेरे अपने भी बच्चे स्कूल जिन स्कूल में जा रहे हैं, कभी एक दिन कोई एक्टिविटी है, कभी कोई एक्टिविटी है। मतलब मैं खुद जब बच्चों को घर में देखती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ स्कूल की पढ़ाई से, क्योंकि जितना और जिस एज में बच्चों को आना चाहिए, मैं टीचर्स को प्रेशराइज कर रही होती हूँ कि मेरे बेटे का ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कि इसकी रिमीडियल। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपको आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि
बच्चे का ग्रेड अच्छा आ रहा है, आपकी तवक्कुआत, बच्चे की तवक्कुआत, वो सारी अपनी जगह। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा खुश है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगी कि देखें, बच्चे तो हर उस चीज़ में खुश हो जाते हैं जिसमें हम उनको सेट करने चाह रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे सेट हो जाएंगे। हम अगर ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे, हमारे टाइम की पढ़ाई थी, हम पे बहुत प्रेशर था, हम भी सेट हुए हुए थे, लेकिन आजकल अगर हम बच्चों को एक्टिविटीज़ में डाल देंगे तो वो उसमें खुश हो जाएंगे, लेकिन हम एक्टिविटीज़ कम करके उनको पढ़ाई में डालेंगे तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जब मैं MBA कर रही थी तो मैनेजमेंट का एक उसूल बताया जाता है जिसमें कहते थे कि अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट जो होती थी ना, वो अस्यूम करती थी कि मेरे लिए जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब निकम्मे हैं। बेसिकली उनको ना काम में मज़ा आता है, ना वो काम करना चाहते हैं, तो जब तक मैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं करूँगी वो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि पढ़ाई के मामले में, पेरेंटिंग के मामले में हमने भी यही अस्यूम कर लिया, भाई बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं, उनकी खुशी जाए भाड़ में, पहले उन्होंने पढ़ाई करनी है। क्या कहेंगे मेरा? बच्चों को खुश करना भी आजकल आसान नहीं है, बिकॉज आप उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा जब पढ़ाई का डाल देते हैं तो आपको जितना बड़ा प्रेशर उतनी बड़ी खुशी भी चाहिए। फिर वो छोटी मोटी खुशियों से कहीं पे पढ़ा था कि वी हैव टू टीच द किड्स by being how to be happy by being happy। हम जब खुद खुश नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी को मटीरियल चीज़ों से एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम बच्चे को खुश रहना कैसे सिखाएं? सिंपल इज़ दैट, बिकॉज आप जो अपना रोल मॉडल बच्चे के लिए बन रहे हैं, हर वक्त प्रेशर के अंदर आना, खुद एंशियस फील करना, वो इतने स्मूथली बच्चे के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है कि आजकल मेरे पास कभी टीनेजर्स पढ़ाई से रिलेटेड एंशियस होकर नहीं आए जितना इस फेज के अंदर आ रहे हैं। अब आते हैं, अब आ रहे हैं टीनेजर्स, स्पेशली ये CIEs के रिजल्ट्स, दे फेस एंजाइटी, दे फेस डिसअपॉइंटमेंट कि हमने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया, हमने फैमिली को, हमने ग्रैंड पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया। देयर इज जस्ट नो एंड टू इट। उनसे अपने अगर उनके बारे में पूछें, दे वर लाइक हमने तो पढ़ा था, देयर इज नथिंग इन देयर लाइव्स अराउंड टू टॉक अबाउट देन जस्ट स्टडीज एंड ग्रेड्स। मुझे बताएं कि मेरा ये हम गिल्ट एंड शेम जो कि हमें कहा जाता है कि बड़े लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, यानी इस फेज में किसी को नहीं होना चाहिए, आप अपना बेहतरीन परफॉर्म ही नहीं कर सकते जब आप हर वक्त इस शर्मिंदगी में हैं कि शायद आप दूसरों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हम बच्चों पे ये कैसे लाद रहे हैं, और क्या ये पहले नहीं होता था, ये नया फिनोमेना है? आज के बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं जो इस प्रेशर को नहीं ले पा रहे? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आई थिंक पहले ये था कि बच्चे खुद ही अपने प्रेशर के अंदर ही पढ़ लेते थे, पेरेंट्स उनको चेक करके निकल जाते थे। अब ये जो स्मदरिंग आजकल हो गई है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गई है कि पेरेंट्स हैव टू नो कि बच्चे का 4 से 5 ये ट्यूशन है, 5 से 6 ये ट्यूशन है, इस पे पढ़ना, ट्यूशन का भी होमवर्क है, उसका भी फिर प्रेशर है। एक बच्ची ने आके मुझे बोला, माई पेरेंट्स आर स्पेंडिंग सो मच ऑन माई ट्यूशंस, तो मैं कैसे अच्छा ना करूँ, इतने उनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये प्रेशर अलहदा था बच्चे। और ये कहा जाता है, ये देखिए, ये बच्चे की अपनी ज़बान नहीं है। जब आप उसको ट्यूशन पे भेजते हैं, ठीक है, उसकी भलाई के लिए भेज रहे हैं, बात यहाँ पे हो रही है जो हम कहते हैं ना कि बाउंड्रीज बनाना, आपकी इमोशनल बाउंड्रीज बनाना, कि कोई आपको इमोशनली अब्यूज़ ना करे। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले ये चीज़ हम बतौर पेरेंट्स, बतौर एडल्ट बच्चों के साथ खुद करते हैं। यानी आप एक छोटे से बच्चे को कुछ खाना भी खिला रहे हो, अरे मम्मा ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग, यानी हम हर वक्त उसको गिल्टी करते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर। आपका इमोशनल रडार ख़राब हो जाता है, आपको लगता है कि बस दूसरों को खुश रखना ही मेरा मकसद है। समटाइम्स पेरेंट्स डू इट वेरी अनकॉन्शियसली ऑल्सो, जानबूझ के हर बार नहीं करते, नहीं कि पेरेंट्स जानबूझ से गिल्टी कराते हैं, कभी कभार अनकॉन्शियसली करते हैं, बट उस अनकॉन्शियस में बच्चे इतना कुछ पिक कर लेते हैं कि पेरेंट्स के फहमो गुमान में नहीं होता। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं फहीम सिद्दीकी बोल रहा हूँ, लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि आप कभी गौर किया है कि ये पेरेंट्स का क्या बिहेवियर होता है इनके। मैं अक्सर स्कूलों में जब काउंसलिंग के लिए जाता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ कि वी नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स। जी, यानी कि पेरेंट्स जो है ना, बच्चों के साथ ना, दे डोंट गिव देम टाइम, दे डोंट, आप बच्चे जो है इस हद तक वो प्रेशर उनके ऊपर होता है कि पेरेंट्स नहीं उनके साथ ताउन करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट हमारी जो कॉन्वर्जेशन का मेजर पार्ट है वो यही है कि पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट टू से दैट व्हाट एवर दे डूइंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक तो सही फॉर्मूला पेरेंटिंग का कोई नहीं है, लेकिन हाँ साइकोलॉजी ये ज़रूर कहती है कि आपके खुद भी, हम भी अगर कोई काम करें 1-2 घंटे के बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर पाते। आप इमेजिन कीजिए कि बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे या 3 बजे अगर वो वापस आता है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो खाना खाए और झटपट से दोबारा पढ़ने के लिए एब्जॉर्ब
जॉब करने के लिए, सीखने के लिए ट्यूशन पे चला जाए, दैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। अब जी ज़रा इस पैनल से बतौर पेरेंट्स बात कर लेते हैं। दे ऑल हैव चिल्ड्रन एंड ये जानना चाहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं स्कूल से। सो अरसलान, इफ़ आई मे बिगिन विद यू, योर किड्स आर गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान। आपको लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये गैप की, टीचर एंड पेरेंट्स की, कि भाई दोनों की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या है, उसको ब्रिज करने के लिए आपस में बातचीत शुरू की है? कोई बदलाव आया है रवैयों में? काफ़ी फ़र्क आया है। देखिए, जैसे माई किड्स गो टू ग्रामर स्कूल, उधर एक तो ये है कि जो उनके प्रिंसिपल हैं, ही इज़ ऑलवेज अ ब्रिटिशर, स्कॉटलैंड से आते हैं वो अपना एक सिस्टम लेके आते हैं। इस वजह से चेंजेस आई हैं उनके सिस्टम में भी, और वो चेंजेस इस लेवल की हैं कि पेरेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्शन बढ़ा दी उन्होंने। दे हैव रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, दे हैव रेगुलर मीटअप्स, पेरेंट्स की आपस में भी और पेरेंट्स की टीचर्स के साथ भी। साथ ही उन्होंने ये करा है कि जो रिजल्ट्स होते हैं उनके, उसमें पोजीशंस का कोई एज सच कोई सेलिब्रेशन नहीं होती कि शील्ड्स दिए जा रहे हैं, मेडल्स दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सादी सी तकरीब होती है जिसमें एक बुक पकड़ाई जाती है कि सिर्फ टॉप 3 को, वो अनाउंसमेंट सिर्फ उस सेरेमनी में होती है। इसके अलावा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पूरे वक्त इसी चीज़ पे लगी हुई है कि आप अगर आप जाएंगे ना उनके पास, वही वाली बात है कि देखें, आई एम ऑल फॉर द इक्वलाइजिंग, यानी ये वही वाली बात है जैसे हमारे यहाँ लोग आके कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी पाकिस्तान में तो सिर्फ कॉन्टैक्ट से, आपके रिसोर्सेज से आपको नौकरी मिलती है। तो आई फील कि यार जिसने मेहनत की है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सो व्हेन ओके फाइन, यू वांट टू डाउन प्ले कि भाई बाकी लोग बुरा ना फील करें, लेकिन फिर जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको आप इंसेंटिवाइज कैसे कर रहे हैं? यू आर गिविंग हिम जस्ट अ बुक। हो सकता है पीयर प्रेशर में बच्चे सारे मजाक हो, भाई एक किताब ही तो मिली है तुम्हें, दैट्स कॉमन। लेकिन अगर प्रैक्टिसेस शुरू से सेट की जाए ना कि ग्रेड्स आर नॉट एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाट दिस स्कूल इज़ प्रैक्टिसिंग, कि वो शुरू से उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप ग्रेड्स पे फोकस ना करें, स्पोर्ट्स आ रहा है मुसलसल, उनके स्विमिंग चैम्पियनशिप्स, ये वो, तो वो क्या है कि बच्चा जो है फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट दूसरी तरफ भी करता है। ओ लेवल ईयर्स में जाके फिर वो बच्चे ग्रेड सेंट्रिक होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर आप ये प्रैक्टिस डाल दें कि बच्चे सिर्फ ये शील्ड्स और मेडल्स और इन चीज़ों पर फोकस ना करें, जस्ट कि वो एक इंजॉय करें स्कूल लाइफ भी, ये बहुत ज़रूरी है। दिस प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड बाय ऑल द स्कूल्स इन कराची। फेम, आप क्या समझते हैं? आई मीन देयर आर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम अगर ज़्यादा ढील देंगे, जैसे कि कुछ कॉलेज ने भी कहा, तो बच्चे बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने खुद भी हवाला दिया, सोशल मीडिया है, 100 तरह की बुराइयां हैं जो एक यंगस्टर को, एक एडोलेसेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो कितना प्रेशर इज़ द राइट प्रेशर? प्रेशर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम उन्हें बेचारों को, या अपने आप को, हम भी पेरेंट ही हैं तो अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं। हमारी इंटेंशन हमेशा अच्छी होती है, हमारे पेरेंट्स की भी हमेशा अच्छी थी। हाँ। लेकिन एक मछली को आप दरख्त पे बैठना नहीं सिखा सकते, वो मर जाएगी। सही। उसी तरीके से एक चिड़िया को आप समंदर के नीचे तैरना नहीं सिखा सकते, वो मर जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जज करना है बीइंग अ पेरेंट कि आपके बच्चे का क्या स्कोप, आप जो देख रहे हैं वो नहीं है। आप उसे डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहेंगे, ये तो ठीक है। वो बेचारा अगर पेंटर बनना चाह रहा है तो इसमें उसका क्या कसूर है? या उसकी खुशी को प्रायोरिटी बनाए। देखिए, अभी भी मैंने जब कॉलेज से ये बात की कि ठीक है आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, तवक्कुआत हैं, लेकिन उसकी अपनी मेंटल कैफियत क्या है, वेलबींग क्या है। फिर हम परेशान होते हैं कि जी आगे जाके ये नहीं कि बचपन में, लेकिन एडल्टहुड में ये लोग डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, एंशियस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये अक्सर लोग जिनके साथ कोई भी मेंटल इशू होता है, साइकोलॉजिकल इशू होता है, अगर उसकी रूट्स देखी जाए, मेरा ये मानना सही है ना कि वो इट इज़ ऑलवेज सीडेड इन देयर चाइल्डहुड, कि वहीं से कुछ गड़बड़ हुई होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड आई थिंक पेरेंट्स आर, आई वुड से लकी कि उनको दिख जाता है कभी कभार कि उनके बच्चों के साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आ रही है। बट देन ऑन द फ्लिप साइड देयर इज हाई फंक्शनल डिप्रेशन, जो कि आप नॉर्मल बच्चा घर में
एज अ टीनेजर और सब कुछ है, बट उसके अंदर की सेल्फ स्टीम इतनी लो है कि उसके केमिकल इम्बैलेंसेस इतने हो रहे थे, देयर इज टोटल हाई फंक्शन डिप्रेशन। और आप बोलते हो बच्चा तो नॉर्मल लग रहा है, ये कहाँ से डिप्रेस्ड है? कैन यू गिव आवर व्यूअर्स अ फ्यू टिप्स? क्योंकि देखें, एक चीज़ जो आपने लेके जानी, सिर्फ हम हवाई बात ना करें प्रेशर के ऊपर, आर देयर एनी टेल टेल साइंस ऑफ बोथ साइड? यानी एक तो है कि अगर आपको पता चल जाए आपका बच्चा एंशियस है, डिप्रेसिव है, तो उसको मजीद डांटें वगैरह नहीं, कि होता है ना कि हमारे यहाँ और डांटने से हम समझते हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड ऑल्सो हाई फंक्शनल डिप्रेशन, गिव अवे साइंस। सो हाई फंक्शनल डिप्रेशन का तो ये नॉर्मल एक्टिविटी इन एवरीडे लाइफ, आप किसी को देख के नहीं बोल सकते वो फ्रेंड्स के साथ भी जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, लाइफ उनकी बिल्कुल जैसे किसी नॉर्मल बंदे की होती है वैसे, कोई साइंस ही नज़र नहीं आते। और वो साइंस तब नज़र आते हैं व्हेन द चाइल्ड कमिट्स सुसाइड और व्हेन द चाइल्ड इज़ ऑन ड्रग्स और अल्कोहल। सो आई वुड से बच्चे को अपना टेक इट फॉर ग्रांटेड ना करें कि वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो कोप अप कर रहा है, उससे तो हो सकता है। ट्राई एंड स्टे कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। हाउ डू वी डू दैट? कीप इन टच विद योर चाइल्ड, टॉक। जस्ट एक खाली पढ़ाई की बात करना इज नॉट एवरीथिंग। उस बच्चे की जिंदगी में शायद कोई लड़कियों का इश्यू हो, शायद कोई लड़कों का इश्यू हो, शायद बुलिंग का हो, शायद प्यूबर्टी का हो, इतने इश्यूज और हैं। खाली पढ़ाई इज नॉट द इशू, एटलीस्ट सिट। और ये कंफर्ट लेवल बचपन से ही बच्चों पेरेंट्स बनाते हैं। अच्छा, और एक शटडाउन जो इसमें आती है, मैंने अक्सर देखा है कम्युनिकेशन, जब आप मोरालिटी एकदम लेके आ जाते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द चाइल्ड यू स्टार्ट जजिंग देम एंड सेइंग कि आपने यहाँ पे ये किया, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए था। एट दैट टाइम ही जस्ट वांट्स टू ओपन अप एंड टेल यू। ये हम मिस्टेक अक्सर आप देखते हैं कि पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज आपने कहा टेल यू, पेरेंट्स सुन ले थोड़ा सा। व्हेन दे वांट टू स्पीक, पेरेंट्स डोंट लेट द चिल्ड्रन स्पीक। वो फौरन से, जैसे आपने कहा ना कि हमारे ज़माने में ये हुआ था, वहीं पर ही बच्चों को जब एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स कि हमारे माँ बाप ने भी किया था, तो तुम्हारे साथ ऐसा मसला है कि बच्चे को आप शट डाउन कर देते हो। बच्चा बात करता ही नहीं, फिर कहते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, वो तो सुनते ही नहीं है। और ये एक टिपिकल लाइन बहुत टिपिकल और छोटी और हल्की लगती है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब मैंने चाइल्ड स्टार्ट शटिंग डाउन, जब आपका बच्चा आपसे चुप होकर आपको चीज़ें बता नहीं रहा, दैट्स अ वेरी बिग वार्निंग साइन। लेकिन हम इसको सादतमंदी, फर्माबरदारी भी समझते हैं। अरसलान, आप क्या कहेंगे कि चुपचाप सुन रहा है, जो कह रहे हैं वो कर रहा है? लेकिन सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वो फिर कहीं और शेयर कर रहा है। अब वो शेयर कहाँ कर रहा है? अपने उसको कैसी सलाह मिल रही है, जो उसको वहाँ से एग्जांपल्स मिल रही हैं, जो एक तरह से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अच्छा, आई ऑलवेज कोट एन एग्जांपल, एक टीवी शो नेटफ्लिक्स पे था 13 रीजंस व्हाई, तीसरा सीजन भी आ गया। हाँ, तो एवरी पेरेंट शुड वॉच इट, नो मैटर हाउ रेटेड इट इज, बट इट इज अ वेरी पर्टिनेंट इशू, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में जब गैप होता है ना, तो उसके रेपरकशंस बहुत खतरनाक होते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एग्जांपल दी अरसलान, बिकॉज जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। सो अगेन, यंगर पीपल शुड नॉट वॉच इट, इट हैज़ अ ट्रिगर वार्निंग एज वेल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम ही पेरेंट्स को लगता था कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनकी जिंदगियाँ बिल्कुल खुशबाश गुजर रही हैं। फ़हीम, एनीथिंग यू वांट टू ऐड बिफोर वी वाइंड अप द शो? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप जज करें, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं। आप आइंस्टाइन हैं, लेकिन बच्चों को ये बता दें कि आइंस्टाइन 101 बार फेल हो चुका है, उसके बाद 102nd अटेम्प्ट पे सक्सेस रेट मिला था। बस इतना कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच फहीम, हुमैरा एंड अरसलान। आई थिंक सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बिल्कुल जैसे बीच में फ़हीम ने कहा था कि इट इज़ नॉट टू पुट डाउन द पेरेंट्स, पेरेंटिंग का कोई सही फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माशरे में नोटिस कर रहे हैं, वो ये बढ़ता हुआ गैप है कि आप डिस्कनेक्टेड हैं अपने बच्चों के साथ, उनकी इमोशनल, उनकी दुनिया, उनके ख़यालात से आप नावाकिफ़ हैं। और ये एक ऐसा गैप है दैट कैन बी एक ख़तरे की घंटी भी हो सकता है। चलते चलते एक दफ़ा फिर जी, द बेस्ट इशूज़ दैट यू कैन फाइंड इन पाकिस्तान, रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ गुड हैबिट शुड बी बिल्ट इन, जहां हम और चीज़ों की बात कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत के, हाउ टू एक्चुअली कैरी योर सेल्फ, एटिकेट्स क्या हैं, सफाई सुथराई का ध्यान रखना, हाइजीन को देखना। आई थिंक दैट इज़ देयर। और मदर्स, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि बड़ी इमोशनल होती हैं, बच्चे की हर खुशी पे जो आंसू निकल आते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेयर यू ऑल्सो नीड रोज पेटल। सो आई होप कि आप बच्चे को भी खुश इसी तरह देखना चाहें जिस तरह वो दे फिल यू अप विद लाइट एंड लव। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।